नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी देश भर में 7 मई को बजने वाले हवाई सायरन की, भारत के फैसले से बौखलाए पाकिस्तान की और राहुल गांधी की चली नई चाल की। साथ ही अंत में आपसे एक खास मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी जारी। पीएम मोदी एनएसए डोभाल के बीच हुई अहम बैठक। पीएम मोदी को आतंकी हमले की मिली थी खुफिया रिपोर्ट, खरगे ने किया दावा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, सीएम आवास का कर रहे थे घेराव। चिन्मय कृष्णदास की मुसीबत नहीं हुई कम, 4 और मामलों में गिरफ्तारी का आदेश। यूपी में अब 155 दिन चलेंगी चीनी मिलें, सीएम योगी का निर्देश। राहुल गांधी पहुंचे करनाल, पहलगाम में मारे गए विनय नरवाल के परिजनों से मुलाकात की। इंडोनेशिया में मृत्यु दंड झेल रहे 3 भारतीयों को दी गई काउंसलर मदद, सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक बस हादसा, 2 की मौत, 25 यात्री गंभीर रूप से घायल। सोने चांदी के दामों में आया बदलाव, 96,760 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। भारत पाकिस्तान में तनातनी के बीच गिरावट के साथ बंद शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर हुए बंद। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। अगर कल 7 मई को अचानक कोई तेज और डरावनी सायरन की आवाज सुने तो घबराएं नहीं। ये कोई आपात स्थिति नहीं, बल्कि एक मॉक ड्रिल यानी युद्ध जैसी स्थिति की तैयारी का अभ्यास है। इस दौरान एक जंग वाला सायरन बजेगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में क्या करना होता है। आपको बता दें, 1971 की जंग के बाद ये पहली बार है कि भारत सरकार ने ऐसा मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये सायरन आखिर होता क्या है, कहां लगाए जाते हैं, इनकी आवाज कैसी होती है, कितनी दूरी तक सुनाई देती है और जब ये बजता है तो लोगों को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान से तनाव के हालातों के बीच एक और भारत जवाबी कार्यवाही की तैयारी में जुटा है। दूसरी ओर उसने युद्ध जैसे आपात समय में सुरक्षा और बचाव की तैयारियों को भी परखना शुरू कर दिया है। इसी कवायद में केंद्र सरकार ने 7 मई को सीमावर्ती राज्यों के 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का आदेश जारी किया है। इस दौरान सायरन बजाकर हवाई हमले जैसे हालात का मौखिक अलर्ट जारी किया जाएगा। लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का अभ्यास किया जाएगा। भारत में इससे पहले मॉक ड्रिल 1971 युद्ध के दौरान की गई थी। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच तब जंग हुई थी और उसी के दौरान यह अभ्यास किया गया था। मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से संबंधित राज्यों को 5 मई को आदेश जारी किया गया था। इसमें 7 मई को ऐसा अभ्यास करने को कहा गया है। अगर किसी हमले की स्थिति में ब्लैकआउट के हालात बनते हैं, यानी बिजली ठप हो जाती है, तो कैसे हालातों को संभाला जाएगा, इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। वहीं इस मॉक ड्रिल में क्या होगा ये भी जान लीजिए। देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का होगा अभ्यास। मॉक ड्रिल शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक होगी। आपातकालीन स्थिति में देखी जाएगी प्रतिक्रिया, हवाई हमले की चेतावनी कितनी कारगर। कंट्रोल रूम के कामकाज पर होगी नजर। किसी जगह फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की ट्रेनिंग। जिले के अधिकारी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होंगे शामिल। एनसीसी, एनएसएस और स्कूल कॉलेज के छात्रों की भागीदारी। बता दें, ये सायरन आमतौर पर प्रशासनिक भवनों, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन, सैन्य ठिकानों और शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। जंग वाला सायरन दरअसल एक तेज आवाज वाला वार्निंग सिस्टम होता है। ये युद्ध, एयर स्ट्राइक या आपदा जैसी आपात स्थिति की सूचना देता है। इसकी आवाज में एक लगातार ऊंचा नीचा होता हुआ कंपन होता है, जिससे ये आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज से बिल्कुल अलग पहचाना जा सके। जाहिर है, राज्यों को भेजी गई ड्रिल की एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान की ओर से बार बार सीमा पार गोलीबारी की जा रही है। पिछले लगातार 11 रातों से पाकिस्तान सेना ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की है, जिसका भारतीय सेना ने सख्ती से जवाब दिया है। खैर, रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। जो लोग भारत सरकार के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें अब शायद समझ में आ रहा होगा कि यह फैसला किसी युद्ध से कम नहीं है। बीते दिन खबर आई कि भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध के माध्यम से पानी का प्रवाह रोक दिया है और झेलम नदी पर किशन गंगा बांध के जरिए भी ऐसा करने की योजना बना रहा है।
भारत का ये कदम पाकिस्तान पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव डालने की एक साहसिक रणनीति है, लेकिन ये दोनों देशों के बीच तनाव को और ऊंचे स्तर तक ले जा सकता है। बिना युद्ध के पाकिस्तान को कमजोर करने की रणनीति के तहत भारत का ये प्रयास कितना कारगर होता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह के भारत फैसले ले रहा है और पाकिस्तान जिस तरह उस पर प्रतिक्रियाएं दे रहा है, उससे तो यही लगता है कि भारत की ये रणनीति कारगर साबित हो रही है। हालांकि इसका असली असर देखने में कुछ समय लग सकता है। आपको बता दें, बगलिहार बांध के गेट बंद कर चिनाब नदी का प्रवाह पाकिस्तान की ओर कम कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान की कृषि और स्थानीय आबादी पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही भारत किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी के पानी को नियंत्रित करने की योजना बना रहा है। अभी कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि भारत ने बिना सूचना के झेलम में अतिरिक्त पानी भी छोड़ा था, जिससे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, जो देश की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। बता दें, ये पहली बार है जब भारत ने इस संधि के बाहर जाकर कार्यवाही की है। ये फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई थी और 2 हमलावरों की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत पानी को रोकने या उसकी धारा मोड़ने की कोशिश करता है तो इसे युद्ध की कार्यवाही माना जाएगा। जाहिर है, पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 साल से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। इसे कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की ओर से उठाया गया सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अब भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है। भारत के इस कदम का पाकिस्तान में असर दिखने लगा है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वह मानते हैं कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार पार्टी की गलती थी। उन्होंने कहा कि वह 80 के दशक में कांग्रेस से हुई गलतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल को बस अब भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उपहास किया जा रहा है। देखा जाए तो 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्यवाही पर राहुल गांधी का बयान तेजस्वी यादव की तरफ से जंगल राज के लिए माफी मांगने जैसा तो नहीं है, लेकिन मिलता जुलता मान ही सकते हैं। राहुल गांधी दरअसल बारी बारी से कांग्रेस शासन की अब तक की गलतियों की जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और जनता के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि राहुल गांधी के रुख में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? क्या राहुल गांधी कांग्रेस सरकार में हुई गलतियों को स्वीकार करके अपने हाथ से फिसल चुके वोट बैंक को दोबारा से बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसी चीजों की जिम्मेदारी लेकर बीजेपी के हमलों की धार कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं? हालांकि सियासी मजबूरी कहें या बेमन से ही सही, लेकिन राहुल गांधी ने अब ऑपरेशन ब्लू स्टार की जिम्मेदारी ले ली है। 1984 के दंगों के दौरान राजनीतिक रूप से सक्रिय न होने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 80 के दशक में जो भी हुआ वो गलत था। ऐसे ही राहुल गांधी ने एक बार देश में इमरजेंसी लगाए जाने के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले को भी गलत मान लिया था और अब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के फैसले को भी गलत बता रहे हैं। अब ये भी संयोग कहें या सोचा समझा प्रयोग कि राहुल गांधी ने ये दोनों ही गलतियां विदेशी धरती पर आयोजित कार्यक्रम में ही स्वीकार की हैं। देखा जाए तो बीजेपी को राहुल गांधी को घेरने का मौका जरूर मिला है, लेकिन कांग्रेस नेता के स्टैंड में ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरह इस मुद्दे पर कोई बदलाव नहीं लगता। सामने बिहार में विधानसभा का चुनाव है और राहुल गांधी हर तबके के वोट कांग्रेस को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की खास तौर पर मुस्लिम वोटों पर नजर है, जिसे वो किसी भी कीमत पर अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अचानक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 अप्रैल को जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी। इसके बाद से देश की राजनीति में इसके श्रेय को लेकर मारामारी मची हुई है। जाहिर है, केंद्र की बीजेपी सरकार का यह फैसला बिहार चुनावों को लेकर विपक्ष के मुद्दे पर एक पॉलिटिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को अपने नाम करने की कोशिश में है और केंद्र की एनडीए सरकार से समय सीमा, बजट आवंटन और अन्य विवरणों के बारे में लगातार सवाल पूछ रही है। दरअसल 2021 में बीजेपी जाति जनगणना को लेकर उतना ही बैकफुट पर थी जितना 2011 में कांग्रेस थी।
यही कारण है कि बीजेपी 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के तहत एकत्र किए गए डेटा को प्रकाशित न करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। 2010 में अपनी दूसरी पारी के लगभग 1 साल बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार उस समय असमंजस में पड़ गई, जब उसके सहयोगी दल ने मांग की कि 2011 की जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी की जाए। वहीं ठीक 10 साल बाद केंद्र में सरकार बीजेपी की थी और कांग्रेस विपक्ष में। बीजेपी के सामने भी वही परेशानी थी। पार्टी ने 2021 में जातिगत जनगणना को लेकर मना कर दिया था। मतलब साफ है कि दोनों ही दल जब सत्ता में होते तो जातिगत जनगणना कराने से बचते रहे, जबकि विपक्ष में आने पर जातिगत जनगणना का सपोर्ट करते हैं। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब उसने जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। 2010 में बीजेपी सांसद गोपीनाथ मुंडे ने इसकी मांग उठाई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद 2021 में सरकार ने इसे प्रशासनिक रूप से जटिल और अव्यावहारिक बताया। हालांकि अब सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। 2025 में जाति जनगणना देश में कराई जाएगी। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।